हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था अबाउट द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम बात करने वाले हैं अबाउट द थेरीज ऑफ इवोल्यूशन कि कुछ थेरीज है क्या इवोल्यूशन की। यस, सो देयर आर टू डिफरेंट थेरीज ऑफ इवोल्यूशन। पहली है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने दी हुई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसे लैमार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है। राइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। सो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इनोमरस स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज पर बहुत सारी स्टडी की और एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम दिया? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने पायनियर वर्क किया है इवोल्यूशन में, दैट इज वाई इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। सो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने जो स्टडी की इसके हिसाब से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। सब में पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफेरली। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसीजर ऑफ बीइंग अ सिमिलर काइंड इनटू द वर्ल्ड, राइट? So, reproduction is mandatory for the survival of the species on earth. For example, for a certain minute, कुछ समय के लिए अगर हम ये सोचें कि ह्यूमन, सारे के सारे 7 बिलियन ह्यूमन अभी अर्थ पर है और सारे के सारे ह्यूमन अगर अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को खो देते तो क्या होगा? आने वाले 100-150 साल में ह्यूमन स्पीशीज ही अर्थ पे से इरेडिकेट हो जाएगी, क्योंकि कोई नया ऑर्गेनिज्म, नया ह्यूमन पैदा ही नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को खुद का एग्जिस्टेंस अगर अर्थ पे रखना है तो रिप्रोडक्शन उसको करना जरूरी है। और यही चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफेरली। आप देखोगे जितना छोटा एनिमल होता है उतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी वो प्रोड्यूस करता है, ताकि शिकार में कुछ बच्चे मर भी जाए तो भी पूरी उसकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो। राइट, सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफेरली। सेकेंड है ऑल ऑर्गेनिज्म compete with another organism in a life threatening manner। अगर आपने बागी मूवी देखी होगी तो उसमें वो बोलते हैं कि रोज सुबह हिरन उठता है और तेजी से भागता है ये सोच के कि अगर जी जान से भागूंगा नहीं तो मारा जाऊंगा। शेर भी उसी दिन वैसे ही जोर से तेजी से भागता है ये सोच के कि अगर जी जान से भागा नहीं तो भूख से मारा जाऊंगा। इसका मतलब हिरन भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन करते हैं। ओके, ये कहा है हमारे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में। और इस कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है जो फिट हो। अब ये फिटेस्ट का मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या मतलब है? इसमें कुदरत अपना रोल प्ले करती है जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ कर लेने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को जो यहाँ पे दी गई है। आप इसे देख सकते हो। ओके, आप इसे देख सकते हो फॉर व्हाइल। वेट अ मिनट, लेट मी रब दिस ऑल, ताकि हम उस डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रोफाउंडली समझ सके। सो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है जब इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म खुद में अडेप्टेशन करता है, ओके, जो ऑर्गेनिज्म खुद में क्या करता है? अडेप्टेशन करता है, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज अगर उसने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस नहीं लाए तो वो इन्वायरमेंट के साथ कॉप अप नहीं कर पाएगा और सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब नेचर, इन्वायरमेंट, कुदरत खुद डिसाइड कर रही है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और कौन से ऑर्गेनिज्म को नहीं करना चाहिए। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिराफ में ये जो जिराफ है जिनकी नेक ज्यादा लंबी नहीं है, जो फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे, इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन और वो प्रोजेनी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बट जिन्होंने अडेप्टेशन किया और अपने नेक को इलोंगेटेड कर दिया, लॉन्ग कर दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरेशन एंड जनरेशन, बिकॉज इवोल्यूशन इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, तो जिन्होंने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया, चेंज किया, वो ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव कर गया। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा। माउस है, दो अलग अलग कलर के माउस है, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट माउस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे उठ के दिख रहे, वहीं पे ब्लैक माउस छुप गए, बराबर। तो उसके जो प्रेडिएटर है, राइट, उसके जो प्रेडिएटर है वो ब्लैक माउस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए इवेंचुअली उनका नंबर बढ़ गया। और
जो व्हाइट माउस थे वो जल्दी से दिखने लगे, इसलिए उन्हें कंज्यूम कर लिया गया, तो उनका नंबर कम हो गया। इसका मतलब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस लाना मैंडेटरी हो जाता है फॉर दी सर्वाइवल। इसीलिए मैंने आपको इवोल्यूशन के समय कहा था कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग ऑन अर्थ। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही हमें इस दुनिया में डट के रहने का एक साहस देता है, एक चांस देता है, एक तरीका देता है। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए फिट बनना जरूरी है, और वो फिटनेस के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज जरूरी है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। सो नेचुरल सिलेक्शन हमें क्या कहता है? नेचुरल सिलेक्शन हमें कहता है कि दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी selected by nature if he adapt the changes according to its environment। और ये जो थ्योरी इन्होंने दी, ये थ्योरी बहुत वाइडली एक्सेप्ट की गई, बहुत लोगों ने इसे माना। बट जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे कुछ ऑब्जेक्शंस भी है नेचुरल सिलेक्शन के। येट इट इज कंसिडर्ड कि हाँ नेचुरल सिलेक्शन होता है, बट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर द इवोल्यूशन। ये अकेला ऐसा फैक्टर नहीं, देयर आर सेवरल फैक्टर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन होता है, ये सही नहीं है। इस वजह से देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस ओवर द डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। लुक, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट ओनली फैक्टर। इसको समझने के लिए हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है। बायोलॉजी की स्टडी करना 10th के स्कोर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी करके 10th में आप मैक्सिमम स्कोर नहीं ले सकते, बिकॉज यू हैव टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू। जैसे मैथ्स है, साइंस 1 है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज आपने ली है, हिंदी, संस्कृत, वो है। मतलब जब आप सारे सब्जेक्ट की स्टडी करोगे, प्रोफाउंडली स्टडी करोगे, देन यू विल स्कोर मोर देन 96 और 98%, राइट। और अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो बाकी के सब्जेक्ट में आपका स्कोर सही से नहीं आएगा और आपका रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं जाएगा। वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जैसे बायोलॉजी की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी स्टेट बोर्ड के लिए करना जरूरी नहीं है, राइट। आपको बायोलॉजी के स्टडी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी स्टडी करना है। वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, करेक्ट, but only natural selection is responsible for the evolution is not correct. That is why objection हुआ। Second, there is no explanation about useful and useless modification। कुछ मॉडिफिकेशन काम के है, कुछ मॉडिफिकेशन बगैर काम के, बट ये मॉडिफिकेशन होते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सी चीजों की वजह से होते हैं, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन चार्ल्स डार्विन इन्होंने नहीं दिया। एंड मोर ओवर दैट उन्होंने किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन इसे भी नहीं दिया कि स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस में क्या फर्क है। हालांकि अभी हमें पता है, ह्यूगो डी वेरस, इनकी वजह से हमें पता चला कि म्यूटेशन नाम की एक कंसेप्ट होती है जिसमें सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। हमें वो अभी पता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्रप्ट चेंजेस। बट डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस के बारे में ज्यादा बातें की नहीं गई, कुछ भी बातें अब्रप्ट चेंजेस के बारे में की नहीं गई। इस वजह से दीज आर द 3 ऑब्जेक्शंस ओवर द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। बट स्टिल इन ऑब्जेक्शन के बावजूद भी नेचुरल सिलेक्शन को आज भी वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। माना गया कि यस, नेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी formation of new species, in the evolution and in the sustaining a particular species on the earth। ओके, तो आपको डार्विन का नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझ आया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड थ्योरी पे जिसका नाम है लैमार्किज्म। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, इन्होंने एक थ्योरी पुट फॉर की। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का इस्तेमाल, ठीक है, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे वो डेवलप्ड होगा, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे वो डीजनरेट हो जाएगा। मतलब यूजफुलनेस एंड यूजलेस, ऑर्गन के यूज और डिसयूज के चलते उसमें चेंजेस एक्वायर्ड होते हैं। जैसे आयरन स्मिथ की बात करें, लोहार जो कंटिन्यूअसली हैमरिंग करता है या वो काम करते रहता है तो उसके मसल्स पावरफुल बनेंगे, राइट। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसका, और उसका कहना है, लामार्क इनका कहना है कि ये जो कैरेक्टर आयरन स्मिथ ने एक्वायर किया है यही कैरेक्टर उसके सन में भी जाएगा, राइट। तो इसलिए इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो मिल रहे, और यहाँ पे लामार्क पूरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते। किसकी बात करते?
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि सब में पहले मॉर्फोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर गेन करता है। जैसे कि जिराफ की बात कर लो कि बहुत सालों पहले तक जिराफ की जो नेक थी वो शॉर्ट थी और वो जमीन पे के ग्रास को कंज्यूम करता था। जमीन पे का ग्रास खत्म हो गया, फिर उसने क्या किया, अपने नेक का इस्तेमाल किया स्ट्रेच करने में। जैसे अगर हमें कुछ भी उठाना है तो हम खुद को थोड़ा स्ट्रेच करते, तो ऐसे नेक को स्ट्रेच किया गया बाय द जिराफ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर के लीव्स को खाने के लिए अपने नेक को स्ट्रेच करता गया करता गया करता गया और इसके चलते सेवरल जनरेशन तक ऐसी स्ट्रेचिंग हुई, नेक का इस्तेमाल होते गया। इस वजह से जिराफ इज हैविंग अ लॉन्गर नेक ऑन द प्लैनेट, ऐसे माना जाता है वाया लैमार्क। तो उनका क्या कहना है कि मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस हुए क्योंकि उन्होंने उस ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा किया। अगर वो ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते तो डिसयूज करते तो वो ऑर्गन डीजेनरेट हो जाता था। दिस इज द थ्योरी ऑफ लैमार्क। ओके, इसलिए इसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है या फिर लैमार्किज्म। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर कैरी ऑन हो रहे, पास ऑन हो रहे, राइट। और जब वो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रहे, इसका मतलब वो इवॉल्व हो रहा है। सो ये हो गया लैमार्क की थ्योरी। बट ये बात हर कैरेक्टर के साथ लागू नहीं होती है ना। लैमार्किज्म का कहना था कि मॉर्फोलॉजिकली पहले चेंजेस आते, बट देखा जाए तो आज हमें पता है पहले जेनेटिक चेंजेस होते हैं। पहले जीन बनेगी फिर प्रोटीन मिलेगा ना, पहले प्रोटीन बनेगा और फिर उसकी जीन बनेगी, ऐसा रिवर्स तो हो नहीं सकता। तो लैमार्क अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने या जस्टिफाई करने में फेल हो गया। इस वजह से लैमार्किज्म को ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्शन कि भाई जिस ऑर्गन का यूज और डिसयूज करे वो तो ठीक है, पावरफुल हो जाते, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए ही, ये जरूरी नहीं ना। आयरन स्मिथ का बेटा, लोहार का बेटा, जरूरी नहीं कि उसकी मस्क्यूलर कैपेसिटी वैसी ही हो जैसे उसके पापा की। अगर उस पर्सन ने खुद आयनिंग का काम नहीं किया, अगर वो सीए बन गया या कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, तो वो तो सिर्फ अपने उंगलियों का इस्तेमाल करेगा, पूरे पावरफुल मसल्स का इस्तेमाल तो नहीं करेगा, मसल्स को पावर तो नहीं देगा। तो यहाँ पे लैमार्किज्म की कंसेप्ट फेल हो जाती है। कुछ कुछ जगह पे कैरेक्टर सच में पास भी हो रहे और कुछ कुछ जगह पे एक्वायर्ड कैरेक्टर पास नहीं हो रहे, इसलिए लैमार्किज्म ना ही 100% करेक्ट है ना ही 100% गलत है। अंडरस्टूड। सो ये दो थ्योरी हमें बताती है कि इवोल्यूशन में यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन होता है एंड उसी के साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन रहेगा। तो ये थ्योरीज तो समझ में आ गई, बट इवोल्यूशन की वजह से होता क्या है। सो द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन इज स्पेशिएशन। ओके, इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है, स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। सो व्हाट इज द स्पीशीज देन, स्पीशीज किसे कहेंगे, स्पीशीज ये एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जिनमें इंडिविजुअल फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की या प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वाया नेचुरल रिप्रोडक्शन। नेचुरल रिप्रोडक्शन वर्ड हमने इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि हम आर्टिफिशियल मेथड से एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्पीशीज बना चुके हैं या बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, जैसे कि जर्सी गाय हो गई या फिर बीटी कॉटन हो गया, राइट। इस वजह से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि स्पीशीज क्या है, स्पीशीज ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है नेचुरल तरीके से और वो फर्टाइल इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं, बॉर्न कर सकते हैं। फर्टाइल इंडिविजुअल मतलब उसमें भी एबिलिटी हो रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। एंड व्हाट इज द स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेशिएशन एंड स्पेशिएशन इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसे याद रखिए बिकॉज ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, ट्रू और फॉल्स में ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है और कैसे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि मान लो ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ प्रेजेंट थी, जो ग्रीन कलर का जोन है वहां। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जियोग्राफिकल बैरियर हो गया, किसी चलते उसमें दरारें पड़ गई, तो 2 अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हो गए। जब जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हो गए तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के हैबिटाइट के हिसाब से, वहाँ के फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म खुद में चेंजेस लाता है। दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन इट्स इन्वायरमेंट। और उसके चलते अब 2 डिफरेंट टाइप के स्पीशीज बन गए, एक जो पहले से थी वो और दूसरा जो अलग इन्वायरमेंट में चले गए वो, राइट। इसे समझने के लिए हमारे पास और एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप उसे देख सकते हो एंड दिस एग्जाम्पल इज ओवर हियर। कि मान लो ये 2 पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पीशीज इंडिविजुअल यहाँ पे है,
वो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट थे, बीच में बैरियर आ गया तो दो जियोग्राफिकल कंडीशन हो गए। अब एक जगह जो है वो सनी है, मतलब वहां पे ज्यादा सनलाइट होती है, दूसरे जगह पे रेनी है, मतलब ज्यादा बारिश होती है। तो जहां बारिश हो रही है वहां का पॉपुलेशन एज इट इज रहा, क्योंकि ये एरिया ही वैसा था। बट जो ओवर अ पीरियड सनी इन्वायरमेंट में चला गया, जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन हाई सन रेजेस, उन्होंने खुद में चेंजेस लाए और न्यू स्पीशीज बन गई, दैट इज द शोड विद द रेड कलर डॉट। ठीक है, अब ये तो हमने लिया विद द एग्जाम्पल कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब हम रियल एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में सच में ऐसा हुआ है क्या। तो यस, अगर आप फिंच की बात करो तो ये एंसेस्टर फिंच है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का फूड उनको कंटिन्यूसली मिल रहा है, उनके बीक में देखो चेंजेस आए। ठीक है, देखो उनके बीक में आपको चेंजेस दिखेंगे। ये इंसेक्ट ईटिंग की बीक है, चोंच। ये वुड पिकर इंसेक्ट ईटिंग की बीक है, और ये सिर्फ सीड ईटिंग की बीक है। तो अब देखो ये उनका कॉमन एंसेस्टर है, और किस तरीके के फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने अडेप्टेशन कर लिया, और उनका जो बीक है उसमें चेंजेस आ गए, उनके बॉडी में थोड़े से चेंजेस आ गए, और अब ये 3 डिफरेंट स्पीशीज बन गई। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया एंड स्पेशिएशन भी हो गया। क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन एंड द स्पेशिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन स्पीशीज। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो व्हाट वी मीन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हमें पता चल गया कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में अडेप्टेशन लाता है वही सर्वाइव कर सकता है। एंड व्हाट वी मीन बाय स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, और ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू द चेंज इन हैबिट्स, ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, फूड एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, इन सारी चीजों की वजह से ये अल्टर हो सकता है और न्यू स्पीशीज बन सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन आपके बुक में बहुत छोटा सा सेगमेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स विथ नोट्स। सो राइट अ शॉर्ट नोट, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। जो एविडेंसेस है इवोल्यूशन के, उसके माइंड मैप को अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और स्पेशिएशन को कवर किया है, राइट? अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है, समझ आए, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप डीसीपी बायोलॉजी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन का वीडियो अपलोड करें तो आप नोटिफाइड हो सको, आपको पता चल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, peaceful, study well, have a great time ahead. Bye bye.